हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आपका स्वागत है। और डाउन टू अर्थ मैगज़ीन 1 से लेकर के 15 नवंबर 2021 की आप लोगों के सामने है। तो मैगज़ीन जो है वो फोकस करती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 26 की होने वाली मीटिंग में एजेंडा क्या होना चाहिए। तो पूरी मैगज़ीन जो है इसी चीज़ पर आधारित है कि जो एजेंडा है वो क्या होना चाहिए। एजेंडा का मतलब है कि हम आने वाली जो मीटिंग है उसमें क्या करेंगे, इस चीज़ को इस मैगज़ीन के अंदर बताया गया है। तो पूरी मैगज़ीन इसी चीज़ से भरी पड़ी है। अलग अलग तरीके का डाटा इसके अंदर है कि ये हुआ आईपीसीसी की रिपोर्ट आई जो कि पढ़ चुके हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें हम देखेंगे क्या क्या दिया गया था। हालांकि मैगज़ीन को पूरी पढ़ने नहीं बैठेंगे, कुछ सेलेक्टेड जो चीज़ें हैं वो निकाली गई हैं, उनको आपको यहाँ पर देखना है। ओके, देखो COP26 जो मीटिंग है वो यहाँ पर 31 अक्टूबर को शुरू हुई और आपकी जो ये मीटिंग है वो 12 नवंबर तक चलेगी। ओके, तो इस मीटिंग में हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए उसके रिलेटेड ये जो मैगज़ीन है वो आपके सामने पेश की गई थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे और देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हमारे काम के हो जाते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपको यहाँ पर करना होगा। ठीक है, शेयर जरूर कर दिया कीजिए, बाकी आप करें कुछ ना करें। ओके, तो ये आपकी मैगज़ीन इस तरीके से शुरू होती है। हम एक भी ऐसा आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे जो कि हमारे काम का ना हो। देखिए, याद रखिए कि एजेंडा जरूरी नहीं है, आउटकम जरूरी है। ठीक है, तो मीटिंग के लिए एजेंडा क्या है वो ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए आउटकम क्या है मीटिंग के वो ज़रूरी है। और जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मीटिंग्स के आउटकम की, तो ये मीटिंग आपकी 12 नवंबर को ख़त्म हो गई है। उसके बाद कुछ मेजर आउटकम्स निकल के आए, जैसे ग्लासगो फॉरेस्ट डिक्लेरेशन, पंचामृत सिद्धांत, ग्लासगो आइस शीट क्या थी, IRIS क्या है, ठीक है, और AM4C ग्लोबल मीथेन प्लीज है, वन सन डिक्लेरेशन है, सोलर कैलकुलेटर क्या था, ब्रेक थ्रू एजेंडा ऑन अफोर्डेबल क्लीन टेक क्या है, फिर साथ ही साथ क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर डैशबोर्ड क्या है, COP26 हेल्थ प्रोग्राम क्या है। ये कुछ मेजर आउटकम्स निकल के आए। इसके अलावा और भी आउटकम्स निकल के आए, कुछ माइनर आउटकम्स थे उनको भी मैंने डिस्कस किया है, लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा भी कुछ आउटकम्स ऐसे हैं जो कि रह जाते हैं। ओके, कुछ आउटकम्स ऐसे हैं बड़े हैं और आउटकम अच्छे भी हैं तो वो आउटकम भी आपको जगह जगह पर देखने के लिए मिल जाएंगे। बट कम से कम आपको इतने तो पढ़ने थे। जैसे कि अभी अभी न्यूज़ के अंदर आया कि यूएसए ने भी आपका जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसको यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। फिर एक और खबर निकल के आई कि जो है आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर भी एक जो एग्रीमेंट है वो साइन किया है। हालांकि इंडिया ने उसको साइन नहीं किया है। ओके, बट ऐसे और भी खबरें निकल करके धीरे धीरे आती रहेंगी। ओके, तो उनको भी देखते रहिए। हालांकि इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, ये वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, मेजर आउटकम्स ऑफ COP26 ये वीडियो मैंने अपलोड कर दी है और 50 मिनट की वीडियो है। अगर आपने देखी है तो बहुत बढ़िया, नहीं देखी तो इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर आई कार्ड लगा दूंगा। ओके, अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि मैगजीन में क्या क्या चीज़ें दी गई थी। लाइक ये ग्राफ दिया गया था, इन्होंने बताया कि हम 0.53 गीगाटन CO2 यहाँ पर जनरेट करते थे 1870s में, और अब हम देखें 2019 में तो हम इतनी ज़्यादा CO2 यहाँ पर जनरेट करते हैं। तो ग्राफ बढ़ा है, सिंपल सी बात है, आपको भी पता है, बट एक ग्राफ था, आपको देख लेना था। उसके बाद हिस्टोरिक डिफॉल्टर्स दिखाए हैं। कुछ 7 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने बहुत भारी मात्रा में पॉल्यूशन किए अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करने के चक्कर में, उन्होंने कुछ नहीं देखा। ऐसी 7 कंट्रीज़ हैं UK, US, EU, रशिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। ये सारी की सारी कंट्रीज़ हैं, इन्होंने भारी मात्रा में यहाँ पर इमिशन किए हैं। आज अगर आप देखें तो 1870 से सिर्फ ये पीला पीला ग्राफ, यानी कि ये 7 जो कंट्रीज़ हैं यही लगातार पोल्यूशन करते हुए आ रही हैं, और अब भी देखें तो ये मेजर कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, दूसरे नंबर पर चाइना। चाइना इस समय डेवलपिंग कंट्रीज़ की आड़ में छुपा बैठा है, लेकिन इसने भी अपना जो अच्छा खासा प्रोडक्शन यहाँ पर किया है और वातावरण में भारी मात्रा में CO2 जा रही है इसके द्वारा। इंडिया का भी यहाँ पर योगदान आप देख सकते हो, बहुत माइन्यूट योगदान है। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें जब से हमारा यहाँ पर ये सब शुरू हुआ रेवोल्यूशन वगैरह, तो उस हिसाब से हम सिर्फ ऑन एन एवरेज 4% और 5% ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, और बाकी के में और सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं। तो ऐसा कुछ याद रखना है, 7 हिस्टोरिक पोल्यूटर्स सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, चाइना की बात करें तो सन 2000 से लेकर के चाइना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। 2019 में अगर हम इमिशन देखें तो जो 7 हिस्टोरिक पोल्यूटर्स थे उन्होंने 34% कंट्रीब्यूट किया, अकेले चाइना ने 28% पोल्यूट किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा हो गया, चाइना को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ओके, और 7% यहाँ पर इंडिया ने यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया। 2019 का आंकड़ा दिखा रहा हूँ सिर्फ मैं। ओके, तो ये आपको ग्राफ थोड़ा सा देखना है।
उसके बाद एक होते हैं एनडीसी, जिनको कहते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, और इनका भी फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाया गया था रूट टू एनडीसी। कहने का मतलब यह है 2015 में कंट्रीज से कहा गया था कि अपने कुछ टारगेट्स यहाँ पर ला के दीजिए इन द फॉर्म ऑफ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट में इनको अडॉप्ट किया गया, 191 कंट्रीज़ ने लगभग इनको यहाँ पर रेटिफाई किया, और अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं उनके अलग अलग एनडीसीज़ यहाँ पर होते हैं। इंडिया के भी कुछ एनडीसीज़ हैं। ओके, और कहा गया है 2020 तक ये आपके एनडीसीज़ जो हैं वो पूरे हो जाने चाहिए, आपके टारगेट पूरे हो जाने चाहिए, वरना आपको उसके बाद उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, 2021 से आपको इनको रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो ये बात यहाँ पर जो है वो धीरे धीरे की गई, और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने 2021 में इसको रिवाइज़ कर लिया है, लेकिन इंडिया ने अभी इसको रिवाइज़ नहीं किया। याद रखना, इंडिया डजेंट हैव रिवाइज्ड इवन इन कोप 26। ओके, तो कोप 26 के दौरान भी इंडिया ने अभी तक अपने एनडीसीज़ को रिवाइज़ नहीं किया है, ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद यहाँ पर बात की है नॉट नियरली एनफ। इसका मतलब ये है कि इस समय हम लगभग 35 गीगाटन के करीब यहाँ पर CO2 का प्रोडक्शन करते हैं। अगर इसी तरीके से हमने कुछ नहीं किया तो 40 गीगाटन हो जाएगी 2030 तक। अगर हमने अपने एनडीसीज़ को फॉलो किया तो 37 गीगाटन हो जाएगी, और अगर हमने यहाँ पर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के पाथवे को लेकर के चलें, मतलब दिमाग में इतना सोच करके चलें कि 1.5 डिग्री रहना ही रहना है, तो हमें कम से कम 18 गीगाटन चाहिएगा। ओके, तो इतना कम करना पड़ेगा आपको प्रोडक्शन। ओके, तो ये बात याद रखो आप। उसके बाद एक चीज़ है अनइक्वल वर्ल्ड, यानी कि आप कितना पर कैपिटा इमिशन करते हो। तो हमें पता लगा जो 7 हिस्टोरिक पोल्यूटर्स हैं वो उनका डाटा ज़्यादा है, फिर चाइना आता है, और इंडिया में सिर्फ अगर देखें तो पर कैपिटा एमिशन बहुत ही कम है। तो ये सब डाटा आप याद रखो कि पर कैपिटा एमिशन इंडिया में कम होते हैं कंपेयर टू चाइना। उसके बाद प्रॉब्लमेटिक दो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। पहली हैं वो 7 कंट्रीज़, और दूसरी है चाइना। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चाइना का कंट्रीब्यूशन कितनी तेज़ी से बढ़ा है। 1870 से लेकर के 1900, मैं इसको इंग्लिश में कहता हूँ 1989। ओके, मुझे 89 और 79 वगैरह में अंतर नहीं समझ में आता। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर देखें, इस समय 7 जो हिस्टोरिक पोल्यूटर्स थे उन्होंने यहाँ पर अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया। आप देखिए इंग्लैंड वगैरह में इस टाइम आपका जो फेज़ था वो चल रहा था, फिर चाइना यहाँ पर निकल के आया, और 5% जो कंट्रीब्यूट करने वाला एक छोटा सा यहाँ पर कंट्री था वो अब यहाँ पर 20% कंट्रीब्यूट करने लगा। ओके, तो ये आप देखो चाइना कितनी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ा, और अगले जो 30 साल थे 1990 से लेकर के 2019 तक, उसमें चाइना ने 20% कंट्रीब्यूट किया, इंडिया ने लगभग 4% ही कंट्रीब्यूट किया है। इंडिया तो अब भी आप देखो ओवरऑल, मैंने बताया ना, ऑन एन एवरेज 1870 से लेकर के 2019 तक लगभग 4% ही कंट्रीब्यूट करता हुआ आया है। उसके बाद ये जो ग्राफ्स यहाँ पर दिए गए थे, ये ग्राफ्स मैं आपको समझा चुका हूँ। मैंने आपको यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम द्वारा रिलीज़ की गई इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ाया है, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट के बारे में। उस रिपोर्ट के अंदर मैंने आपको ये सब बताया कि प्रोडक्शन गैप क्या होता है, और ये मैंने आपको तीनों ग्राफ भी समझाए थे कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो उसका भी लिंक यहाँ पर है, वो भी आप देखिएगा। फिर इन्होंने मैगजीन के अंदर दिया था कि कोप 26 का एजेंडा क्या होना चाहिए। मैंने बताया एजेंडा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि अब तो आउटकम्स ही आ गए। ओके, तो आउटकम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि एजेंडा। ये पूछा जा सकता है कि किन चीज़ों पर बात नहीं की गई। ओके, तो हम उसको देखते हैं। पहली बात है कि नेट एजेंडा 1, हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए था? कार्बन नेट ज़ीरो की बात होनी चाहिए थी। तो कार्बन नेट ज़ीरो की बात हुई, बिल्कुल हुई। इंडिया ने कहा कि हम नेट ज़ीरो हो जाएंगे 2070 तक, और कंट्रीज़ ने भी, सभी ने ये कहा कि 2070 तक, या फिर हम चाइना जैसे कह रहा है 2060 तक हो जाएंगे, लिखा हुआ है इन द केस ऑफ चाइना 2060। ओके, इंडिया का प्लान था पहले 2050, लेकिन उसने कोप 26 के अंदर कहा 2070 तक करेंगे। ये बात पंचामृत सिद्धांत के अंदर मोदी जी ने कही। ओके, तो इसके ऊपर बात हुई, ये हमारा मकसद जो एजेंडा है हमारा पूरा हुआ। दूसरा एजेंडा नंबर 2, कोल। कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कोल को फेज़ आउट करने की बात कही, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने कोल को फेज़ आउट करने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी नहीं हुआ है, और हमारा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो कोल पर ही बेस है, तो हम अभी कोल को फेज़ आउट करने की बात नहीं करेंगे। ओके, तो पार्शली सक्सेसफुल रहा, लेकिन हम इसको पार्शली भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सक्सेसफुल नहीं रहा हमारा एजेंडा, और इसको आपको एलिमिनेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अगर आपको टेम्परेचर 1.5 डिग्री रोकना है तो। तीसरी चीज़ है चाइना। चाइना को कंट्रोल करना चाहिए था। आपने देखा कि कितनी तेज़ी से 3% से बच्चा जो है वो आपका 20% कंट्रीब्यूट करने लगा। ठीक है,
अब इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत थी, इस पर कोई भी बात नहीं की गई। चाइना को कंट्रोल करने की कोई बात नहीं की गई। ओके, तो दुनिया का सबसे बड़ा इमीटर इस टाइम में यहाँ पर बना हुआ है। बाई 2005 चाइना CO2 इमिशन सरपास द US एंड द कंट्री इज करंटली वर्ल्ड लार्जेस्ट इमीटर। ओके, चाइना इस समय डेवलपिंग कंट्रीज़ की आड़ में छुपा हुआ है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इनके ऊपर कोई बात नहीं की गई। ये एजेंडा हमारा फेल हो गया। चौथी चीज़ थी मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म पर हमें फोकस करना था। मार्केट मैकेनिज्म के अंदर कार्बन क्रेडिट नाम की एक टर्म आ जाती है। मतलब प्रोडक्शन कोई और करे और उसको सिक्वेस्ट्रेशन कोई और करे, बाद में वो सिक्वेस्ट्रेशन के राइट्स प्रोडक्शन कंपनी को यहाँ पर दे दिए जाएँ, बदले में उसके ज़रिए आपको सर्टिफिकेट वगैरह का जो लेन देन है वो सब यहाँ पर किया जाता है। तो इसको कार्बन सर्टिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, कार्बन क्रेडिट भी इसको यहाँ पर कहते हैं। द डेवलप्ड वर्ल्ड होप्स टू इन्वेस्ट इन इमिशन रिडक्शन इन ग्लोबल साउथ बाय मार्केट फॉर कार्बन क्रेडिट। देखिए होता क्या है कि डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं वो इमिशन करते रहेंगे और डेवलपिंग कंट्रीज से कहेंगे कि आप इनका सिक्वेस्ट्रेशन करो, बाद में जो सिक्वेस्ट्रेशन का जो है वो हमें दे देना कि हमने करा है। ओके, मतलब आप पैसा ले लेना और ये जो आपने काम किया है कार्बन को एब्जॉर्ब करने का, कि इसके जो आपका ये है क्रेडिट ये हमें दे देना। ओके, तो इसको कहेंगे कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज। ओके, तो इस चीज़ के ऊपर भी कोई ख़ास बात नहीं हुई और ये सब चीज़ें सेम चलेंगी जैसे पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में बात की गई थी। ओके, ये चीज़ है। क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर भरपूर मात्रा में बात हुई, क्योंकि पैसे को कोई नहीं छोड़ता। डेवलपिंग कंट्रीज़ ने बहुत जम के तमाशा किया कि जो $100 बिलियन देने की बात की गई थी वो यहाँ पर हमें ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। भूटान ने यहाँ पर कहा कि $100 बिलियन तो छोड़ो, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, उन्होंने ये कहा। इंडिया ने कहा कि हम इतना कम कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके बावजूद हम इतने बड़े बड़े प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं, लाइक IRIS है, CDRI है, छोटे देशों के लिए, बड़े देशों के लिए सब प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। 100 बिलियन से ज़्यादा का अमाउंट यहाँ पर आपको करना होगा, इस अमाउंट को बढ़ाइए। ओके, तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात हुई, ये हमारा सक्सेसफुल रहा। एडेप्टेशन गोल्स के ऊपर भारी बात हुई, बहुत अच्छी यहाँ पर बात हुई। और जो आपकी ये जो चीज़ है ना IRIS और CDRI, ये सब आपका क्लाइमेट एडेप्शन के अंदर ही आ जाता है। ओके, तो जो वेदर इवेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और सेवरिटी को देखते हुए क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए उसके ऊपर काफ़ी बात हुई, सभी कंट्रीज़ ने मिलकर के फोकस किया। लॉस एंड डैमेज की बात की गई है। लॉस एंड डैमेज के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर हेल्थ इस पर बात की गई। एजेंडा हमारा सक्सेसफुल रहा, क्योंकि जो COP26 हेल्थ प्रोग्राम था उसके अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी बातें की गई और WHO ने भी यहाँ पर पूरा सपोर्ट यहाँ पर किया। तो जो डेथ यहाँ पर ड्यू टू क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स हो जाती हैं उनको प्रिवेंट करने की बात हो रही है, साथ ही जो इकोनॉमी को लॉस होता है उसको भी ख़त्म करने की बात की जानी थी, वो बात की गई और ये प्रोग्राम भी सक्सेसफुल हुआ। ओके, जब आप देखो क्लाइमेट रेजिलिएंट, हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर फोकस करेंगे और क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर होगा, तो ये सिंपल सी बात है कि इस तरीके से आपका जो काम है वो यहाँ पर लॉस और डैमेज को कवर किया जा सकता है। फिर नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस पर भी बात हुई। जी हाँ, यहाँ पर भी बात हुई, क्योंकि ग्लोबल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन साइन की गई, ग्लोबल मीथेन प्लीज भी यहाँ पर साइन की गई। ग्लोबल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन के अंदर हमको कार्बन सिंक क्रिएट करने थे, लाइक फॉरेस्ट, नेचुरल कार्बन सिंक के अंदर में आता है फॉरेस्ट, वो यहाँ पर क्रिएट करना था और हमने यहाँ पर वो क्रिएट करने की बात की है। ओके, अब वो क्या बात की गई है उसके लिए आपको वो वाली वीडियो जो है वो यहाँ पर पूरी देखनी पड़ेगी, ये वाली। और इसके अंदर देख रहे हैं ना ग्लासगो फॉरेस्ट डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, तो ये आपको ज़रूर से देखनी है। अच्छा, ये हमारी वीडियो का एंड है और आपको यहाँ से इतना ही जानना था और कुछ यहाँ पर जानने के लिए नहीं था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।